चलिए जनाब, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपना, है ना। ठीक, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या सीखेंगे हम लोग कि सबसे पहले शुरुआत होगी इक्विवेलेंट मास से। ठीक, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास पढ़ते थे, ऐसे ही इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे और फिर उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। ठीक, उससे हम लोग बहुत आसानी से अपना स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो है वॉल्यूमेट्रिक वाला, वो बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। जैसे पहले स्टोइचियोमेट्री में हमें बैलेंस करना पड़ता था, तो POAC के बाद वो बैलेंसिंग का चक्कर हो गया ख़त्म। सेम ऐसे ही अगर आपके पास एसिड दिया है, बेस दिया है, तो उनके बीच का टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी आसान। तो इक्विवेलेंट मास से शुरू करेंगे और यहीं से फिर एंट्री करेंगे क्या में, रेडॉक्स में। ठीक, तो शुरू करो, लिखो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। लिखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज equivalent mass of any substance is defined as total mass of that substance total mass of that substance in gram which can either completely react with or completely displace, which can either completely react with or completely displace either 1 gram of hydrogen, or 8 gram of oxygen, or 35.5 gram of chlorine, 35.5 gram of chlorine, either 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। क्लियर, समझ रहे? तो कोई भी सब्सटेंस है, लेट्स से अपने पास कोई भी सब्सटेंस है M, इस सब्सटेंस का वो मास मान लो इसका x ग्राम, जो रिएक्ट कर जाए किसके साथ, या तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ, क्लियर, या तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ, या तो क्लोरीन के कितने, हाँ 35.5 ग्राम के साथ, तब ये x ग्राम इस सब्सटेंस M का इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, M का वो मास जो या तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाए, या तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाए, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्ट कर जाए, तब उस मास को M का इक्विवेलेंट मास कहेंगे। तो यहां से सीधी बात यह समझ में आई कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, 1 ग्राम, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना है, 35.5 ग्राम, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है, 8 ग्राम। क्लियर? ठीक, जैसे हम लोग अगर बात करें कि सोडियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो उसके लिए रिएक्शन लिख देंगे, या तो सोडियम का रिएक्शन लिख दो क्लोरीन के साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है तो हाफ कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहां क्या है, तो बोलेंगे 1 मोल, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाफ मोल, है ना। तो 1 मोल का मास कितना, 23 ग्राम, इसके 1 मोल का 71, तो हाफ मोल का कितना, 35.5 ग्राम। क्लियर? और इसी से तो डिफाइंड है, क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ जो रिएक्ट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास। तो यहीं से क्या पता चला, इससे 23 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। क्लियर? अगर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 23 ग्राम आया तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी यही आएगा, और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी यही आएगा। तो अगर हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इसको चेक करें
तो देखेंगे कि ये साहब Na है और अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया तो बना देता है Na2O। क्या बना देगा? Na2O। क्लियर? बैलेंस करना है, यहां 2 लगा दो तो यहां 4 लगाना पड़ेगा। क्लियर? ये तो 2 है ही। तो इसका कितना मोल? 4 मोल। इसका कितना मोल? 1 मोल। इसका कितना ग्राम? 32 ग्राम। तो लिख सकते 4 × 8 ग्राम। इसका कितना मोल? तो 4 मोल का मतलब 1 मोल का मास 23 ग्राम। तो 4 का कितना? 4 × 23 ग्राम। हमें कितने में निकालना है? सिर्फ 8 ग्राम में। तो 8 ग्राम में कितना? तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, बचा कितना? 23 ग्राम। तो यहां से भी क्या आया? इक्विवेलेंट मास सोडियम का कितना आया? 23 ग्राम ही आया। क्लियर है? ठीक। यही चीज हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो अभी हमने कॉम्बिनेशन वाला देखा, अभी यही बात क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट के भी तो बोला था कि वो मास जो या तो कंबाइन कर जाए या डिस्प्लेस कर दे। क्लियर? तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सोडियम का रिएक्शन एसिड के साथ करा दो, कोई भी एसिड ले लो, लेट्स से यू हैव HCl। ठीक, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? NaCl। और क्या बन जाएगा? प्लस H2। यही ना? ठीक। अगर हमने इसको 2 ही रहने दिया तो ये 2 करना पड़ेगा, तो यहां 2 करना पड़ेगा, तो यहां 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हो गया बैलेंस। तो किसको कंपेयर करना? बाकी सबको नहीं, सोडियम और हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही तो चेक कर रहे हैं। तो ये कितना? 2 मोल। तो यहां कितना? 1 मोल। ये कितना ग्राम? 2 ग्राम। ये कितना ग्राम? 2 × 23 ग्राम। तो 2 ग्राम से 2 × 23 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना? तो बोलेंगे ओनली 23 ग्राम। फिर वही बात आई। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? क्लियर? कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को क्लोरीन से रिएक्ट कर दिया जाए तो बन जाएगा MgCl2, है ना? अगर इसका निकालना है तो क्या बोलेंगे? 1 मोल। और इसका कितना? 1 मोल। ये फिर से कितना? 71। तो 71 ग्राम से कितना? 24 ग्राम। तो सिर्फ 35.5 ग्राम से निकालेंगे तब कितना? 12 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम का कितना आया? 12 ग्राम। क्लियर? यही चेक करें अगर हम लोग एल्यूमिनियम से, तब क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम का रिएक्शन कर दो क्लोरीन से तो क्या हो जाएगा? AlCl3। यहां 2 कर दें तो क्लोरीन 6 हो गया, तो यहां 3 कर देंगे, तो यहां 2 कर देंगे, तो ये कितना मोल? 2 मोल, है ना? तो सीधा लिख दो 2 × 27 ग्राम। यहां कितना? 3 × 71 ग्राम। क्लियर? ठीक। सिर्फ 35.5 ग्राम में निकालना है तो इसको 3 × 2 × 35.5 लिख सकते। तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड हुआ तो 2 से 2 गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 × इसको क्या लिखेंगे? 3 × 9/6। तो ये दोनों गए, कितना मिला? 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? 9 ग्राम। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक। इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट मास का बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल से। बाद में फॉर्मूला शॉर्टकट तो सीख ही जाएंगे। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, किसी भी सब्सटेंस का आपको बोल दे XYZ, आप वैलेंसी से तब ना डिफाइन कर पाओगे जब आपको उसकी वैलेंसी पता होगी। आपको बोला लेट ए सब्सटेंस W रिएक्ट्स विद क्या? क्लोरीन, और बोला W का Y ग्राम रिएक्ट करता है किसके साथ? क्लोरीन के 35.5 से। तो ना तुम्हें W पता, ना W की वैलेंसी पता, ना उसका एटॉमिक मास पता, तो कहां से निकाल लोगे? उसने तो कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया। तो अब क्या करेंगे? जैसे हमने ये बोला कि M एक सब्सटेंस है और उसका X ग्राम है जो इसके 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करता, तो क्या तुम्हें M का पता है कि ये कौन सा एलिमेंट है? नहीं। क्लियर है? क्या इसका एटॉमिक मास पता है? नहीं। तो फिर हम कहां से बता देंगे? क्लियर? तो पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें समझना है क्या है, और फिर तो हम फॉर्मूले पे आ जाएंगे। क्लियर? तो ये सब चीजें निकाल दी हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, अब इसी को टेबुलेट कर लेंगे और यहीं से आ जाएगा क्या? फॉर्मूला। बेटाओ नोट कर लिए? नोट कर लो अगर चाहो तो, जल्दी से नोट कर लो। हम यहां पॉज कर लेते हैं। चलिए, तो अब इन्हीं वैल्यूज को हम अगर टेबुलेट कर लें तो क्या बोलेंगे? एक तरफ लिख दें एलिमेंट्स, है ना, और आगे लिख दें
उनका मोलर मास बोलो या एटॉमिक मास बोलो, और जो इक्विवेलेंट मास आया वो लिख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट अपने पास क्या था, सोडियम, और क्या लिया हम लोगों ने, कैल्शियम, और लिया हम लोगों ने एल्यूमिनियम, 3 ही से चेक कर लिया। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 23, इसका कितना था, 40, नहीं मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम लिया था ना, मैग्नीशियम लिया था, दैट वाज 24, है ना, और एल्यूमिनियम था 27, है ना। तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना आया, 23, इसका कितना आया 12, इसका कितना आया 9। क्लियर है, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी होती, अगर हम वैलेंसी की बात करें तब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3। तो अगर इन दोनों से मिला करके आप देखोगे तो आपको रिलेशन दिखेगा 23/1 इज इक्वल टू 24/12 इज इक्वल, सॉरी 2 इज इक्वल टू, और 27/3 इज इक्वल टू। इसका मतलब एक जनरल रिलेशन आया क्या, कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास या एटॉमिक मास बोलो, डिवाइडेड बाय क्या, वैलेंसी। ये आया ना, क्लियर है, ये आया वैलेंसी। एक जनरल एक फॉर्मूला बनकर के आ गया कि अब अगर बोल दें सर कैल्शियम, तो सर एटॉमिक मास 40 है, वैलेंसी 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20, है ना। जिंक का वैलेंसी 2 होता, एटॉमिक मास 65 होता, तो 65/2। यही अगर हम आपसे बोल दें आयरन का इक्विवेलेंट मास बताओ, तो आयरन का एटॉमिक मास होता 56। तो आप पूछोगे सर आयरन तो 2 वैलेंसी शो करता, ये सर नो, एक बार शो करता 2, एक बार शो करता 3। तो अगर इसने 2 शो किया तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 56/2, और अगर 3 शो किया तो 56/, यही ना। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास एक ही सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है। लिखो, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज, equivalent mass of any substance is reaction dependent property. Equivalent mass of any substance is reaction dependent property. Equivalent mass of any substance is reaction dependent property. That is same substance can have different equivalent mass also, different equivalent mass also। क्लियर है, एक ही सब्सटेंस का अलग अलग इक्विवेलेंट मास हो सकता है, समझ गए, ठीक। जैसे यही आयरन का निकाले, कैसे निकाल दिया, वैलेंसी से। कैसे वैलेंसी आया, रिएक्शन से। तो अगर आयरन इस तरीके से रिएक्शन किया तो बैलेंस है, तो यहां कितना मोल, 1 मोल, यहां कितना मोल, 1 मोल, 1 रे, है ना। तो 71 ग्राम, ये 56 ग्राम, निकालना कितने में है, 35.5 ग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा 56/2। क्लियर है, तो यहीं से तो आया आंसर, क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन, अभी देखो तो आया 56/2। यहां अगर करेंगे बैलेंस कर दो, तो ये हो गया 2, है ना, तो ये भी हो गया 2, ये हो गया 3, ये कितना मोल, 3 मोल, है कि नहीं। तो 3 × 71 लिख दें, ये कितना हो गया, 2 × 56 लिख दें, है ना। तो इसी को और क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 35.5। क्लियर, तो सिर्फ 35.5 में निकालोगे तो ये 2 × 56 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो इससे डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 56/3। यही 56/3 वहां आया है। क्लियर है, समझ गए। मतलब एक एलिमेंट का भी अलग अलग हो सकता है, और एलिमेंट का किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी पे। किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी पे। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास बोलेंगे किस पे डिपेंड करता है, तो बोलेंगे वैलेंसी पे। इफ डिफरेंट वैलेंसी वी विल हैव डिफरेंट इक्विवेलेंट मास। क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हुई सिर्फ एलिमेंट की। अब हम लोग लिखेंगे जनरल कॉन्सेप्ट, कि जनरलाइज्ड सारे सब्सटेंस हम जानना चाहते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां सब्सटेंस आएगा तो इक्विवेलेंट मास इकट्ठे कैसे सीख लेंगे, वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट मास
किसी भी सब्सटेंस का इज इक्वल टू एक जनरल टर्म बोला मोलर मास और डिवाइडेड बाय एक फैक्टर बोला z। जनरली इसको किताबों में n लिखा जाता है, n फैक्टर, हम इसको लिख रहे हैं क्या, z फैक्टर। अब मुझे बताओ ये किसका निकाल रहे, किसी भी सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस आपका क्या क्या है, तो आप बोलोगे एटम है ना, या आयन है। अगर एटॉमिक स्टेट में है तो दो ही बात है, या तो न्यूट्रल है या तो चार्ज्ड है। अब बात आएगी मॉलिक्यूल की, क्लियर। तो मॉलिक्यूल में क्या, या तो होमोएटॉमिक है, वो तो एलिमेंट ही हो गया, क्लियर। तो वहां तो फिर वैलेंसी की बात आ जाएगी, है ना, क्लियर है। अब समझना बात का, हाइड्रोजन एटम बोलो या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलो, इसका भी इक्विवेलेंट मास 1, इसका भी 1 बेटा, क्लियर है। क्लोरीन बोल दे Cl और क्लोरीन बोल दे Cl2, इसका भी 35.5, इसका भी 35.5। इक्विवेलेंट मास हमेशा एलिमेंट का बोलते हैं, एटम मॉलिक्यूल का अलग अलग नहीं बोलते, जबकि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास अलग अलग चीजें थी। किसी भी एलिमेंट का मोलर मास, मतलब पहले वो बताओ एलिमेंट किस फॉर्म में है, एटम में या मॉलिक्यूल में। O का मोलर मास क्या हम 16 बोल देंगे, नहीं, हम O बोल रहे हैं कि O2 बोल रहे हैं। तो अगर वो एटॉमिक स्टेट में है तब तो 16 है, और O2 है तब 32 है, क्लियर, समझ मारी बात। एलिमेंट के लिए क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास से, मतलब वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, साफ बात ये, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो अब तो एलिमेंट तो गया, अब बात कंपाउंड की करेंगे। तो कंपाउंड कैसा कैसा होगा, एक तो होगा सॉल्ट, है ना, एक होगा एसिड, एक होगा बेस, यही ना, ये तो बात आती, क्लियर है। जनरल तो ये कॉन्सेप्ट होता, या तो कोई एसिड है, या तो कोई बेस है, या तो सॉल्ट है, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, कोई एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे वो अलग बात है, बट जनरल टर्म में या तो एसिड बोलेंगे, या तो बेस बोलेंगे, या तो सॉल्ट बोलेंगे, या तो न्यूट्रल बोलेंगे, ये तो बोलेंगे, क्लियर। तो अब इन सब के बारे में Z क्या है, तो क्या बोलेंगे, ये एटम या आयन दोनों के लिए Z क्या है, ये Z क्या है, वैलेंसी। आयन के फॉर्म में यही वैलेंसी को ही तो चार्ज बोलते हैं, है ना। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, चार्ज का, मान लो Cl माइनस है तो Z -1 नहीं है, 1 है। O2 माइनस है तो उसके लिए Z -2 नहीं है, 2 है, क्लियर, उसका मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है। सॉल्ट के लिए क्या बोलेंगे, यही मैग्नीट्यूड सेम, क्या, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों मिला के नहीं, दोनों मिला के नहीं, लाइक NaCl इज ए सॉल्ट, क्लियर है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना, +1, नेगेटिव कितना, -1। मान लो CaCl2 है, एक क्लोरीन पे -1, तो दो क्लोरीन पे -2, एक Ca पे +2। तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बोलो या तो टोटल नेगेटिव चार्ज बोलो। अगर सॉल्ट है तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो कैटायन एनायन के चार्ज बराबर ही होगी। या तो तुम कैटायन का चार्ज बोल दो या तो तुम एनायन का चार्ज बोल दो, बात एक ही है, क्लियर है। तो क्या बोला, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज Z है या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ स्लैश, एडिशन नहीं, ऐसा नहीं कि 1 1 2 बना देंगे, ऐसा नहीं, या 2 2 4 बना देंगे, क्या, या तो 2 पॉजिटिव वाला या तो 2 नेगेटिव वाला, वैल्यू रखना है सिर्फ, क्लियर। एसिड के लिए क्या है, तब बोलेंगे बेसिसिटी है, यही क्या है, अभी कर लेंगे डिस्कस क्या होता है ना। और बेस के लिए क्या है, यही एसिडिटी है। और यहीं से हम लोग लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या है ये, या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या है, दोनों इकट्ठे, क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या, पर मोल, एक मोल में कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया, या पर मॉलिक्यूल बोल दो, क्लियर है, समझ हमारी बात। इसी को जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे तो वहां देखेंगे ये जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वही इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। तो एक मोल सब्सटेंस कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, दैट विल बी इट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर, दोनों चीज क्या हो जाएगी, बराबर। तो वहां से हम लोग Z निकालेंगे और यहीं से ये पढ़ने के बाद हम लोग शुरुआत कर देंगे क्या, रेडॉक्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में ये सारी बातें हो जाएंगी और फिर हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, ठीक। तो चलो फटाफट शुरू करो। लिखो, सबसे पहला क्या है, पहला अपना क्या है, एटम तो हो गया ना, ठीक है। आयन की बात की जाए तो कोई भी आयन ले लेंगे,
तो आयन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, बोलो, उस आयन का एटॉमिक मास है ना डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। अगर मान लो पॉली एटॉमिक आयन है तो सारे एटम के मास का सम डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, है ना। तो कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास अगर ऐसा है, लेट्स से कि अपने पास एक आयन है सोडियम, तो Na+, मैग्नीशियम Mg2+, Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe एंड सो ऑन। लेट्स से NH4+, पॉली एटॉमिक आयन ले लो। मोलर मास, एटॉमिक मास कितना है इसका, तो इसका एटॉमिक मास कितना है 23, इसका कितना है 24, इसका कितना है 40, इसका कितना है 27, इसका कितना है 56, ये वाला भी 56 और ये 14 4 18, यही ना। जेड फैक्टर क्या है, जो चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है 1, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन जेड। मोलर कितना 23, 23/1 23, 24/2 12, और यहां 40/2 20, यहां 27/3 9, और 56/2 28, और यहां 56/3 ही लिख देता हूं, 18/1 18/1। क्लियर है, तो 18 क्लियर है। ये केटाइंस हो गए। ऐसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनाइंस, सेम ऐसे ही क्या होगा, एनाइंस की बात करेंगे तो एनाइन भी लिख लो। मान लो अपने पास एनाइंस है, लेट्स से अपने पास है F-, है ना, अपने पास है मान लो Cl-, अपने पास है OH-, अपने पास है CO3 2-, है ना, अपने पास है HCO3-, अपने पास है SO4 2-, है ना, अपने पास है PO4 3-, अपने पास है CH3COO-, एक्सेट्रा, है ना। तो इनका मोलर मास अगर हम आपसे बोले हैं तो एटॉमिक मास इसका तो 19, इसका कितना 35.5, है ना, इसका कितना 16 और 1 17, और इसका जोड़ोगे तो 60 आएगा, इसका हाइड्रोजन जोड़ दो तो 61 हो गया, इसको जोड़ोगे तो आएगा 96, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 95, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 59, ये हुआ मोलर मास। क्लियर। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 19/1 1, है ना, -9, है ना, 35.5, यहाँ 17/1, यहाँ 60/2, यहाँ 61/1, यहाँ 96/2, यहाँ 95/3, तो लिख दो इसको ऐसे ही 59/1 ऐसे। ठीक, नोट करो जल्दी से, इसको नोट करिए, पॉज कर लेता हूं। चलिए, तो अब क्या कर लेते हैं कि अभी तो हम लोगों ने केटाइन का निकाल दिया अलग और एनाइन का निकाल दिया अलग। अब क्या बोल रहे हैं, इसी केटाइन और एनाइन के कॉम्बिनेशन से ही तो सॉल्ट बनता है। क्लियर है, खोल दो गेट। केटाइन और एनाइन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सॉल्ट, है कि नहीं। क्लियर। तो सॉल्ट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, केटाइन प्लस एनाइन, ये ना। क्लियर है, केटाइन प्लस एनाइन। जैसे हम लिखेंगे NaCl, तो ये क्या है, बोलेंगे Na+ और Cl-, है कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, ये CaCl2 लिख दिया तो क्या लिख देंगे Ca2+ और 2Cl-, यही ना, ये मिल करके तो बन रहा है CaCl2। ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट मास बोला जाए किसका, तो हम लोगों ने तो ये बोला कि मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय Z फैक्टर। क्लियर है। और Z क्या है, इकट्ठे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो, यही चीज ऐसे भी निकल सकती है जोड़ करके। क्या कहोगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट कैन बी रिटन एज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ केटाइन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनाइन, है ना। जैसे हम अगर उस फॉर्मूले से निकालें तब इसी NaCl का इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे, तो मोलर मास कितना है इसका, तो बोलेंगे 58.5 डिवाइडेड बाय क्या, यही ना। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकले तब क्या लिखेंगे, सोडियम का कितना 23, देख लो यहां से, और क्लोरीन का कितना
38 35 पॉइंट जोड़ दिया तो कितना हुआ 58 पॉइंट, ये ना 58 पॉइंट। सेम बात CaCl2 टोटल मास कितना 111/2, तो ये कितना हुआ 55.5, ये ना यहां से जोड़ लो तो कैल्शियम बराबर कितना 20। अब ध्यान रहे ये दो से हमें मतलब नहीं है, दो से मतलब नहीं है, सिर्फ केटायन और बस। तो जो एनायन है उसको सिंगल लिखना है, तो सिंगल कौन सा है 35.5, क्या हो जाएगा बोलो 55.5। कोई दिक्कत? मान लो आपके पास आ जाए क्या एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, क्लियर। इसका मोलर मास लिखोगे आएगा तब आएगा 342, कितना आएगा? अच्छा चार्ज कितना हुआ इस पे, तो पहले तुम ठीक से लिखो ये कैसे बना है, तो बोलोगे Al3+ से मिलके बना और SO4 2- से मिलके बना। केटायन और एनायन तो यही है ना, कौन कितना है उससे मतलब ही नहीं, क्लियर है? केटायन और एनायन तो यही है। तो बताओ कि टोटल केटायन पे चार्ज कितना। अब यहां जो डिवाइड करेंगे उस फॉर्मूले से वो तो टोटल चार्ज है ना, वो तो टोटल चार्ज है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 3 या 6? पहले इसके अकॉर्डिंग लिख लो, इसके अकॉर्डिंग लिख लो, तो इधर लिखोगे जब ये टूटेगा तो 2 Al3+ देगा और 3SO4 2- देगा, यही ना। तो अब मुझे बताओ Z क्या है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 × 6, टोटल नेगेटिव चार्ज 3 × 6, क्लियर। अभी आपने क्या कर लिया, सब कुछ को जोड़ लिया। क्या ये 2 3 किसी को छोड़ा आपने? सब कुछ को जोड़ लिया। 2 × 27 किया प्लस 3 × 32 किया प्लस 12 × 16 किया, तब आया 342। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इस टोटल 6 से, कैसे 6 से। जब इस 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 57, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। कौन सा क्लोरीन? अरे क्या तो है ये तो है 35.5 × 2 71, 71 और 40 111। नहीं तो सर इधर क्या 2 × 1 क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ ये वाला? ये वाला जी ये हाँ, ये तो कह रहे कि अगर इसको आप इस मेथड से निकाल रहे हो मोलर मास अपॉन Z से, तब क्या करेंगे, तब तो टोटल इसका मोलर मास निकालोगे, निकाल दिया, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो ऐसे किया। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं केटायन प्लस एनायन से, तब हमें 2 है 3 है 4 उससे मतलब नहीं है, क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे अगर हम यहां से निकाल रहे हैं Al, ये इससे निकाला, सब कुछ को जोड़ के निकाला 342 और उसको डिवाइड किया कैसे, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि टोटल मास लिया, समझ रहे हैं? ठीक है। यहां क्यों नहीं जोड़ रहे, बिकॉज ऑलरेडी हम तो इक्विवेलेंट मास ले ही रहे हैं, किसका, केटायन एनायन का, है कि नहीं। तो अब यहां का इक्विवेलेंट मास किसका, एल्यूमिनियम का, कितना होता है 9, और ये क्या है SO4 का कितना था, अभी मिट गया, कितना था 48, है ना, जोड़ दो, कितना आया 57, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। तो किसी का भी निकालना है तो दो फॉर्मूले अपने पास, या तो टोटल मोलर मास लिख दो सॉल्ट का, या सीधा सीधा केटायन एनायन लिखो, काय को हम लिखे पूरा। अगर हमें केटायन का पता है, एनायन का पता है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। बस जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं फ्रेश आपको, मान लो सोडियम कार्बोनेट दिया हमने आपको दिया सोडियम कार्बोनेट, उसका निकालो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, या तो उसका मोलर मास लिख दें, है ना। लेट्स से कि अगर हम आपसे कहें कि वी हैव Na2CO3, ठीक है, तो Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा, तो जोड़ दो, है कि नहीं, मोलर मास कितना होगा, जोड़ो, 2 × 23 प्लस 12 और प्लस क्या 16 × 48 106 होगा। अब अगर हमें निकालना है तो हम सीधा सीधा सब कुछ को जोड़े हैं, तो क्या लिख देंगे 106 और डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, सोच के देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज Na2CO3 टूटेगा तो क्या देगा, 2 Na प्लस देगा और 1 CO3 2- देगा, ये तो देगा, जब ये टूटेगा तो ये तो देगा, क्लियर है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, तो भी 2, यस और नो, कोई दिक्कत। टोटल चार्ज 4, टोटल चार्ज 4, लेकिन डिवाइड कैसे करना है, या तो पॉजिटिव से या तो क्या दोनों से करना है,
नहीं ना, क्लियर। तो इसके लिए z फैक्टर क्या लें, 2 या 4? 2। यस और नो? तो कितना आया, 53। अब मैं क्या कह रहा हूं, यही वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी किससे, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या, हाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ Na प्लस और इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2-, इसका कितना 23 और इसका कितना 60/2 कितना 30, देख लो कितना आ गया 53। कोई दिक्कत, नोट करो। सर AI2 SO4 में सर टोटल चार्ज 6, तो सर वहाँ से 6 से डिवाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 6, और अगर पूरा चार्ज लोगे तो 0, नहीं क्या, टोटल चार्ज तो 0 हो गया, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव मिलकर के 0। कोई दिक्कत, निकालो FeCl2 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, FeCl2 इक्विवेलेंट मास ऑफ FeCl2, तो FeCl2 को तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, Fe2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl, यही ना, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहां से चार्ज कितना मिला 2, और वहां से कितना मिला, तो चाहे पॉजिटिव लिख लो चाहे नेगेटिव लिख लो। तो अगर इसका मोलर मास बोले तो बोलेंगे 56 और प्लस 71, तो इक्विवेलेंट मास बराबर कितना, मोलर मास डिवाइडेड बाय, है ना, तो ये कितना हो गया, 1 और 6 7, और 7 और 5 127, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव तो 2, टोटल नेगेटिव तो भी 2, जिससे डिवाइड कर लो, क्लियर। तो ये कितना है, 2 छके, हाँ 63 अब मैंने क्या बोला, यही चीज क्या लिखी जाएगी, इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन, तो केटायन किस फॉर्म में, Fe2 प्लस के Fe3 प्लस, हाँ तो 56/2 हुआ ना इक्विवेलेंट मास उसका, क्योंकि मोलर मास तो 56 था, क्लियर, प्लस इसका इक्विवेलेंट मास तो 35.5 फिक्स है, तो ये कितना हुआ 28, और प्लस कितना 35.5, टोटल कितना हो गया 0.5, 5 8 13 और 3 2 5, अरे 6 2 तेरे क्या, अब सही हो गया।